हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड्स, इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके, इट इज एक्सेसिबल टू यू। कर दीजिए कंफर्म सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द डिस्कशन। तो चलें शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा डिस्कशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट ट्रेंड क्वेश्चंस के ऊपर है। ऐसे क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं, पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखें ये क्वेश्चन क्या क्या हैं। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू। When an application received by Debt Recovery Tribunal (DRT) from a bank, it issues a summons to the defendant require him to show cause within a period of how much as to why relief prayed by the bank should not be granted। जब भी कोई एप्लीकेशन जाती है DRT के पास फ्रॉम ए बैंक रिकवरी ऑफ लोन के लिए, तो DRT नोटिस इशू करता है, सम्मन्स इशू करता है डिफेंडेंट को, मीन्स बोरर या ग्रंटर या कोई भी ऐसी पार्टी जो लोन को रिपे करने के लिए लायबल है, और उनको कहता है कि आप कारण बताएं विद इन दिस मच पीरियड कि बैंक को जो रिलीफ मांगा है वो रिलीफ बैंक को क्यों नहीं दे दिया जाए। ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज या 60 डेज। तो क्या लगता है आपको कि ये कितने दिन का पीरियड उसको प्रोवाइड किया जाएगा। सो ये सम्मन्स, ये नोटिस DRT इशू करता है जो भी लायबल पार्टीज हैं जिनको हम डिफेंडेंट्स कहते हैं। तो हमने बताना है पीरियड कितना है। क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो आंसर हमारे पास है 30 डेज। सो 30 दिन के अंदर ये रिप्लाई उनको सबमिट करना है। सो ऑप्शन आंसर इट इज 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्डर कैन बी पास्ड बाय डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एज एन इंटरिम ऑर्डर अगेंस्ट द डिफेंडेंट। तो जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है वो किस तरह का ऑर्डर पास कर सकता है इंटरिम ऑर्डर के तौर के ऊपर, फाइनल ऑर्डर नहीं, इंटरिम ऑर्डर अगेंस्ट द डिफेंडेंट, जो भी लायबल पार्टीज हैं उनके अगेंस्ट। तो देखें क्या क्या हैं ये। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो देखिए इनमें कौन सा आंसर बनता है। डिबार हिम फ्रॉम ट्रांसफरिंग एनी ऑफ द प्रॉपर्टी, डिबार हिम फ्रॉम एलिनेटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी, डिबार हिम फ्रॉम डीलिंग विद और डिस्पोजिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी, या सारे के सारे में से कोई भी। सो व्हाट टाइप ऑफ ऑर्डर कैन बी पास्ड, किस तरह का ऑर्डर पास किया जा सकता है। वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर ना कर सकें, ये ऑर्डर पास हो सकता है। उसको डिबार कर देना ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी को अलाइनेटिंग ना करें, अलाइनेट ना करें, तो ये भी ट्रांसफर जैसा होता है, कोई चार्ज क्रिएट करना। उसको डिबार कर दिया जाएगा कि वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ ना कर सके, ना ही उसके साथ डील कर सके, इस प्रकार का ऑर्डर। यस, ये तीनों ही ऑर्डर पास किए जा सकते हैं। सो दैट मीन ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर। तो इस केस में ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाएगा। तो चलें अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। Which of the following is not an important feature of definition of hypothecation as given in सरफेसी एक्ट। हाइपोथिकेशन का डेफिनेशन सरफेसी एक्ट 2002 आने से पहले किसी एक्ट में अवेलेबल नहीं था। सरफेसी एक्ट 2002 में हाइपोथिकेशन को डिफाइन किया गया। यहाँ पे क्वेश्चन है, सरफेसी एक्ट में हाइपोथिकेशन की डेफिनेशन के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो चलिए पहले तो देखते हैं
कि क्या क्या हमें ऑप्शंस गिवन है। इट इज अ चार्ज ऑन इमूवेबल एसेट्स, तो हमने बताना है कौन सा फीचर नहीं है। सो इट इज अ चार्ज ऑन इमूवेबल एसेट्स। नंबर 2, assets can be existing or future assets. Number 3, it is charged without delivery of possession. It is created by the borrower in favor of the creditor. तो हमने बताना है इस डेफिनेशन में इनमें से कौन सा फीचर एग्जिस्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 3, सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और अपने आंसर को अपनी कॉपी में लिख लीजिए और फिर टैली कर लेना जो आंसर हम फाइनली डिसाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर डिसाइड करें व्हाट इज द आंसर। सो चलिए पीछे से शुरू करते हैं। इट इज क्रिएटेड बाय द बोरर इन फेवर ऑफ द क्रेडिटर। सो क्रेडिटर मीन्स बैंक हम कह सकते हैं। सो दिस इज करेक्ट। इट इज चार्ज विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजेशन। सो हाइपोथिकेशन में पोजेशन किसके पास रहता है? बोरर के पास, इसीलिए ये चार्ज है जिसमें पोजेशन डिलीवर नहीं किया जाता। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एसेट कैन बी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर। तो जैसे हमने ऑटो लोन दिया तो ऑटो लोन, तो जिसमें ऑटो है, कार है या बाइक है कुछ भी, तो उसके ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाएगा। या स्टॉक जो फ्यूचर में चेंज होते रहते हैं उसके ऊपर भी चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। चार्ज इज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल एसेट्स नो। हाइपोथिकेशन का चार्ज इमूवेबल के ऊपर नहीं, मूवेबल के ऊपर होता है। ऐसे एसेट्स जो मूव किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर ऑप्शन बन जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अंडर प्रोविजंस ऑफ सरफेसी एक्ट द टर्म नॉन परफॉर्मिंग एसेट मीन्स अकाउंट ऑफ ए बोरर विच इज क्लासिफाइड द बैंक एज अकॉर्डिंग टू। तो जो सरफेसी एक्ट के प्रोविजन है उसमें जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का वर्ड यूज हुआ है, तो उसका मीनिंग क्या है? अकाउंट ऑफ द बोरर विच इज क्लासिफाइड बाय द बैंक एज, तो ये हमारे पास ऑप्शन है सब स्टैंडर्ड आरबीआई डायरेक्टिव्स के मुताबिक, सब स्टैंडर्ड और डाउटफुल बैंक डिस्क्रिशन के मुताबिक, सब स्टैंडर्ड और डाउटफुल और लॉस आरबीआई डायरेक्टिव्स के मुताबिक, या सब स्टैंडर्ड और डाउटफुल और लॉस बैंक रूल्स के मुताबिक। तो एनपीए हम किस अकाउंट को कहेंगे? तो जिसको बैंक क्या क्लासीफाई करता है, और ये क्लासिफिकेशन किसके मुताबिक है? आरबीआई डायरेक्टिव्स के मुताबिक है, बैंक रूल्स के मुताबिक है, बैंक डिस्क्रिशन के मुताबिक है। तो व्हाट शैल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4? देखिए जरा क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। यस, व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4? चलिए देखते हैं सभी ऑप्शंस को। सो एनपीए में क्या क्या इंक्लूडेड है? सो एनपीए में इंक्लूडेड है सब स्टैंडर्ड अकाउंट्स, एनपीए में इंक्लूडेड है डाउटफुल अकाउंट्स, एनपीए में इंक्लूडेड है लॉस अकाउंट्स। और ये गाइडलाइंस किसकी हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इसकी लाइट में कौन सा आंसर बनता है? यहाँ पे केवल सब स्टैंडर्ड है, यहाँ पे सब स्टैंडर्ड एंड डाउटफुल है, यहाँ पे सब स्टैंडर्ड डाउटफुल लॉस तीनों हैं और आरबीआई के डायरेक्टिव्स भी हैं, यहाँ पे सब स्टैंडर्ड और डाउटफुल और लॉस लेकिन यहाँ पे बैंक रूल्स हैं। सो दिस मीन ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, हम अगले क्वेश्चन में जाने से पहले इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को देख लें। हम डेली फ्री लाइव क्लास कंडक्ट करते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, वही चैनल जो अभी इस समय आपने ज्वाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको मिलती हैं
फ्री लाइव क्लासेस GIB के लिए, CIB के लिए, प्रमोशन एग्जाम के लिए। इन क्लासेस में हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट्स को, फिर उसके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस को, और प्रैक्टिस करते हैं थ्रू क्वेश्चंस। इसके अलावा जहाँ जहाँ रेलेवेंट है केस स्टडीज़ को भी डिस्कस किया जाता है। इतना कुछ अगर आपको अवेलेबल है जो बहुत ही यूज़फुल है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो फिर अभी तक अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो वाई नॉट टू ज्वाइन इट इमीडिएटली। तो इसको ज्वाइन करें, इसका बेनिफिट लें और अपने पास होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करें। तो चलें अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ए बैंकरप्ट पर्सन और एंटिटी इज ए डेटर who has been adjudged as bankrupt by competent by passing a bankruptcy order। तो बैंकरप्ट पर्सन हम किसको कहेंगे? सो पर्सन हो या एंटिटी हो, ये एक डेटर है यानी देनदार है। हु हैज़ बीन adjudged as bankrupt, जिसको कोर्ट ने बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया है। by passing bankruptcy order, so competent adjudicating authority, liquidator, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो यहाँ पे जो हमें डेफिनेशन नज़र आ रही है बैंकरप्ट की, वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो 2016 का है, जिसको शॉर्ट में हम IBC 2016 कहते हैं, ये डेफिनेशन उसके मुताबिक है। तो इनमें बताइए कि हम किसको लेंगे? कंपिटेंट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, लिक्विडेटर, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो ये ऑर्डर कौन पास करता है? फिर दिस ऑर्डर इज पास्ड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो अथॉरिटी जिसको डिसीजन लेने का राइट अवेलेबल है लीगली, तो वो कहलवाता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, तो जैसा मैंने पहले कहा था तो वही ये कोड है। इज एप्लीकेबल टू ए कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, इंडिविजुअल। तो ये जो IBC कोड है ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। ऑल द 4 के ऊपर, 1 2 3 के ऊपर, 1 3 4 के ऊपर या 1 2 4 के ऊपर। तो व्हाट शैल बी द आंसर? क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए? सो व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6? किन के ऊपर एप्लीकेबल बनता है? किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है? कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, यस इट इज एप्लीकेबल ऑन कंपनीज। LLP के ऊपर एप्लीकेबल है, इट इज एप्लीकेबल ऑन LLP, सो दिस शुड बी नंबर 1। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप के ऊपर एप्लीकेबल है, यस इट इज एप्लीकेबल। इंडिविजुअल्स के ऊपर एप्लीकेबल है, यस इंडिविजुअल के ऊपर भी एप्लीकेबल है। सो दिस मीन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। Where neither party makes any appropriation, the payment shall be applied in discharge of debt in order of time, whether they are not barred by law in force for the timing as to limitations of the suits. If debts are of equal standing, the payment shall be applied in discharge of each proportionally. These provisions are provided in which section of Indian Contract Act 1872? पहले क्वेश्चन क्या है? Where neither party makes an appropriation, इसको मैं इस प्रकार से समझाता हूं। B is a borrower and another B is a bank। borrower पैसे डिपॉजिट करवाता है, इस पैसे को कहाँ यूज किया जाए बोरोर ये नहीं बताता। तो उस केस में अगर कोई भी पार्टी एप्रोप्रिएशन नहीं कर रही तो फिर पेमेंट को कैसे अप्लाई हुआ माना जाएगा?
सो पेमेंट को ऐसे माना जाएगा कि कोई भी लोन, कोई भी डेट जो पहले दिया गया ऑर्डर ऑफ टाइम, उसमें उसको क्रेडिट कर दिया, ये माना जाएगा। फिर वो लोन चाहे कोर्ट में सूट फाइल के लिए जा सकता है या कोर्ट में सूट फाइल करने के लिए नहीं जा सकता। अगर लोन इक्वल स्टैंडिंग के हों, यानी एक ही समय के ऊपर दो लोन दिए गए हों, तो फिर जो पेमेंट है वो प्रोपोर्शनली यूज़ की जाएगी। ये जो प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किस सेक्शन के प्रोविजंस हैं? ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सेक्शन 58 के, सेक्शन 59 के, सेक्शन 60 के या सेक्शन 61 के। तो हमने आंसर बताना है उस सेक्शन का जिसके ये प्रोविजंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 7 का? ये प्रोविजंस हैं सेक्शन 61 के। एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 59 में है, सेक्शन 60 में है और सेक्शन 61 में है। और इस प्रकार का जो प्रोविजन है वो है सेक्शन 61 के अंदर। बेस्ड ऑन पीरियड ऑफ रीपेमेंट टर्म लोन्स आर क्लासिफाइड एज। अगर हम रीपेमेंट पीरियड को बेस माने तो जो टर्म लोन्स का क्लासिफिकेशन है वो किस प्रकार का होता है? शॉर्ट टर्म लोन्स रिपेबल विद इन 3 years, मीडियम टर्म लोन्स रिपेबल विद इन 1 year to 5 years, लॉन्ग टर्म लोन्स रिपेबल इन ए पीरियड अबव 5 years। तो हमें से बताना है इनमें कौन सी स्टेटमेंट मैच करती है, यानी एम लिख देंगे, और कौन सी स्टेटमेंट मैच नहीं करती है, नॉट मैच, ताकि इंडिकेटिव रेंज जो पीरियड की है वो हमें पता चल जाए। और ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो इनमें से चूज करना है आपने कौन सा स्टेटमेंट, कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन किसको रिलेट करता है? पीरियड ऑफ रीपेमेंट के बेसिस के ऊपर जब हम टर्म लोन का क्लासिफिकेशन करेंगे। शॉर्ट टर्म लोन का रीपेमेंट 3 साल के अंदर, मीडियम टर्म लोन का रीपेमेंट 1 से लेके 5 साल के अंदर, लॉन्ग टर्म लोन का रीपेमेंट अबव 5 years के अंदर। तो इनमें से कौन सा लगता है आपको मैच करती है स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट मैच नहीं करती? क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट शैल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8? चलिए देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट मैच करती है, कौन सी नहीं करती। शॉर्ट टर्म लोन्स हम उन लोन्स को कहते हैं जिनका रीपेमेंट 3 नहीं 1 साल का होता है। मीडियम टर्म लोन में ये 1 साल से 5 साल में है। और लॉन्ग टर्म लोन जो रिपेबल है वो नॉर्मली अबव 5 years है, यानी इसमें 2 और 3 मैच करते हैं। नंबर 1 स्टेटमेंट मैच नहीं करती। तो दिस मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो नंबर 1 नॉट मैचिंग, नंबर 2 मैचिंग, नंबर 3 ऑल्सो मैचिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड बाय ABC लिमिटेड एंड एक्सेप्टेड बाय द बैंक फॉर वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन। ABC लिमिटेड ने बैलेंस शीट सबमिट किया, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट यानी फ्यूचर का बैलेंस शीट, और बैंक ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। किस पर्पस के लिए? वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन के लिए, जिसमें टोटल करंट एसेट्स 1000 लाख हैं और अदर करंट लायबिलिटीज 100 लाख हैं। हमने बताना है व्हाट इज मार्जिन कंट्रीब्यूशन ऑफ द बोरोर अकॉर्डिंग टू सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग अंडर मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस मेथड ऑफ वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन। तो ये एक मिनी केस स्टडी क्वेश्चन भी बन गया। हमने कैलकुलेट करना है मार्जिन कंट्रीब्यूशन का अमाउंट, और वो भी किस तरह से? सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग के मुताबिक। ये सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग किसका है? MPBF मेथड का, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन के लिए। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 200 लाख, 225 लाख, 250 लाख
या 275 लाख। मार्जिन कंट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस मेथड। तो यहाँ पे हमें रूल पता होना चाहिए कि रूल क्या है। रूल क्या कहता है, एमपीवीएफ मेथड में हमारे पास मेथड 1 है, मेथड 2 है। मेथड 1 के मुताबिक जो मार्जिन देना है वो 25% होता है वर्किंग कैपिटल गैप का, और मेथड 2 के मुताबिक 25% होता है करंट एसेट्स की वैल्यू का। सो वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। तो हमने सेकंड मेथड को फॉलो करना है और हमें टोटल करंट एसेट्स ऑलरेडी गिवन है। तो 1000 का 25% हम ले लेंगे एंड आवर आंसर विल बी 250। तो आई होप दिस कैलकुलेशन इज क्लियर। अगर ये क्वेश्चन होता मेथड 1 से रिलेटेड तो हमें क्या करना होता, तो पहले हम वर्किंग कैपिटल गैप को कैलकुलेट करते। कैसे? 1000 में से हम अदर करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देते जो गिवन हमारे पास है। 900 हमारे पास बाकी बचा, इसका 25% हम कैलकुलेट करते तो उस केस में आंसर बनता 225 का, तो फिर उसमें आंसर बी बन जाता। तो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अगले पार्ट के ऊपर चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है मैच पॉइंट्स का क्वेश्चंस। मैच द सेक्शन नंबर गिवन इन कॉलम बी with content of that section given in column A with reference to contract of guarantee। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के साथ रिलेटेड है और ये हमारे ऑप्शंस हैं, हमने इनको मैच करके बताना है। सो हाउ डू वी मैच इट? तो देखिए कौन सा आंसर बनता है, तो इनको मैच करके देखते हैं। एक एक स्टेटमेंट को रीड करेंगे। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को अच्छे से पढ़ा है विद सेक्शन नंबर्स तो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, लेकिन अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो देन देयर कुड बी प्रॉब्लम। रेवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटी। जो कॉन्टिन्यूइंग गारंटी है, श्योरिटी अगर उसको कैंसिल कर देता है तो उसके लिए कौन सा सेक्शन बनता है? तो उसके लिए सेक्शन बनता है 130, यानी दिस इज द आंसर। तो नंबर 1 के लिए आंसर बना 3। दूसरा स्टेटमेंट, वेरिएंस इन टर्म्स एंड कंडीशन बाय बेनिफिशियरी विद कंसेंट ऑफ द श्योरिटी। अगर बेनिफिशियरी टर्म्स एंड कंडीशंस को मॉडिफाई कर देता है, वेरी कर देता है, वो भी श्योरिटी की कंसेंट के साथ, तो लीगल पिक्चर क्या बनती है, वो कहाँ पे है? सो दैट इज सेक्शन 133 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये सारे सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शंस हैं, तो यहाँ पे 2 का 2 ही रहेगा। डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर इम्पैक्ट ऑन लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी। अगर प्रिंसिपल डेटर को छोड़ दिया जाए तो जो गारंटर की लायबिलिटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या रहेगा? तो ये सेक्शन है 134। तो दिस इज द आंसर। सो दिस मीन फॉर नंबर 3 इट इज 4। एंड implied promise by principal debtor to indemnify the surety। अगर श्योरिटी को कोई नुकसान होता है बैड डेटर के कारण तो वो उसकी भरपाई करेगा, उसको इंडेमनीफाई करेगा। तो देयर इज implied promise। तो ये सेक्शन कौन सा है? तो ये सेक्शन है हमारा नंबर 145। तो ये सेक्शन है 145, तो ये ऑप्शन हमारा नंबर 1 हुआ। तो अगर हम इसको देखते हैं तो हमारा आंसर कौन सा बना? ये हमारा ऑप्शन आंसर है जो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ये डिफरेंट सेक्शंस थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स। जेआईबी के लिए हमारे जो वीडियो लेसन्स हैं इनमें जो हम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, बहुत सिंपल करके हम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं जिसको आप बड़ी आसानी से
इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं और देर तक आप उसको याद रख सकते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको रिकॉल कर लेते हैं, यानी एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत ही यूज़फुल। इसीलिए आपको जो प्रेपरेशन करना है प्रेफरेबली वीडियो लेसन से करिए, और उसके लिए हमारे वीडियो लेसन्स को आप यूज़ कर सकते हैं। दीज आर अवेलेबल एट ए वेरी लो प्राइस, लेकिन क्वालिटी में किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज़ के बगैर। और अगर आप एग्जामिनेशन में और पॉसिबिलिटीज़ पास होने की बढ़ाना चाहते हैं तो फिर हमारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं हमारे क्वेश्चन बैंक में, जब आप उसको यूज़ करेंगे तो आपकी पॉसिबिलिटीज़ और इंक्रीज़ कर जाती हैं। ये अवेलेबल कहाँ पे हैं? ये अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के ऊपर। हमारी वेबसाइट के कोर्सेज पेज में जाइए। तो आज के इस सेशन में जितने भी हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे उसी क्वेश्चन बैंक में से हैं, यानी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। और हमारी वेबसाइट से ही आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आपने इनको अभी तक यूज़ नहीं किया तो दिस मीन यू हैव मिस्ड समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको इमीडिएटली आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फॉर कंट्री रिस्क बैंक्स आर टू मेक प्रोविजन विद इन ए रेंज ऑफ अकॉर्डिंग टू रिस्क क्लासिफिकेशन बाय ECGC। तो जो कंट्री रिस्क होता है लोन्स के अंदर या दूसरी ट्रांजैक्शंस के अंदर, बैंकों ने उसके लिए प्रोविजंस करना होता है। उस प्रोविजन की रेंज क्या रहती है? और ये रहता है अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन बाय ECGC। ECGC उस कंट्री रिस्क को क्लासीफाई करती है, उसके बेसिस के ऊपर बैंक प्रोविजन करते हैं, और प्रोविजन एक रेंज में रहता है, जैसे 0% टू 10% या 0.25% टू 100% या 1% टू 10% या 1% टू 100%। तो प्रोविजन कितना रहता है, रेंज क्या रहती है? क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द रेंज ऑफ दैट प्रोविजन? तो उसकी रेंज जो रहती है 0.25% से लेके 1% तक की रहती है। सो इट इज नॉट 100%, इट इज दिस मच। तो ये रेंज रहती है, इस रेंज के अंदर हमें प्रोविजन करना होता है। व्हाट इज टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज विद सरसाई? सरफेसी एक्ट के मुताबिक हमने सरसाई के साथ चार्ज रजिस्ट्रेशन करवाने होते हैं, तो हमने बताना है टाइम लिमिट कितनी है सरसाई के साथ चार्ज रजिस्ट्रेशन करवाने की। 60 डेज डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज से, या 45 डेज, या नो टाइम लिमिट, या 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ द चार्ज। तो व्हाट इज द टाइम लिमिट? सो क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए? फिर प्रीवियसली देयर यूज्ड टू बी ए टाइम लिमिट, लेकिन 2020 ऑनवर्ड्स इस टाइम लिमिट को समाप्त कर दिया गया था। पहले टाइम लिमिट हुआ था 30 डेज का, बट नाउ देयर इज नो टाइम लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to RBI Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets Directions 2019, a revolving credit like cash credit with outstanding balance continuously beyond sanction limit or drawing power for how much period will be classified as SMA2? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क है, जो स्ट्रेस्ड एसेट हैं, जो खराब हो रहे लोन्स हैं, उनको सही करने के लिए। उसके मुताबिक कैश क्रेडिट जो हमारा एडवांस है, अगर उसका बैलेंस कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर पीरियड से के लिए सैंक्शन लिमिट या उसकी ड्राइंग पावर से ऊपर रहता है तो हम उसको SMA2 क्लासीफाई करते हैं। हमने बताना है वो टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड 1 से लेकर 30 डेज का है, 31 से लेकर 60 डेज का है, 61 डेज से लेके 90 डेज का है, या मोर देन 90 डेज का है। तो व्हाट इज दैट टाइम पीरियड? दैट इज द आंसर वी हैव टू प्रोवाइड। क्वेश्चन नंबर 13, सो दिस पीरियड इज 61 टू 90 डेज। 31 से लेके 60 डेज इट इज कॉल्ड SMA1, एंड 61 डेज से लेके 90 डेज तक इट इज कॉल्ड SMA2।
मीन्स इसका जो क्लासिफिकेशन है इस प्रकार से, मोर देन 90 डेज हो जाता फिर ये एनपीए बन जाता है। तो चलें अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले दिस इज इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू। फ्रेंड, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स है जिसमें आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर देंगे। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, हमारे ईमेल आईडी के ऊपर आप मैसेज दे देंगे और हम सूटेबली आपको रिप्लाई करके आपकी हेल्प करेंगे। आज का सेशन अगर आपको यूज़फुल लग रहा है, आई एम श्योर ये बहुत यूज़फुल सेशन है, तो क्विकली इसको लाइक कर दें, क्योंकि यूट्यूब लाइक किए गए सेशंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके और बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाता है। यानी आपका लाइक करना केवल लाइक करना नहीं है, दूसरे और बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करना है। तो व्हाई नॉट टू हेल्प सो मैनी अदर स्टूडेंट्स। आप इसके सेशन को, इसके लिंक को शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वो भी बेल आइकन के साथ, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलें और आप हमारी किसी भी क्लास को मिस ना करें। तो क्विकली लाइक कर दें। तो चलें अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14, लोन्स कवर्ड अंडर रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993 शुड हैव ए मिनिमम रिकवरेबल अमाउंट ऑफ। कोई भी लोन हमने जिसे रिकवर करना है उसका मिनिमम रिकवरेबल अमाउंट कितना हो, और ये हमने आंसर देना है इस एक्ट के अंतर्गत, रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993, जिसको शॉर्ट में हम DRT एक्ट कह देते हैं। तो ये 10 करोड़ का अमाउंट है, 1 करोड़ का अमाउंट है, 20 लाख का अमाउंट है, या 10 लाख का अमाउंट है। सो व्हाट इज अमाउंट ऑफ दैट लोन जो इसके लिए एलिजिबल है। क्वेश्चन नंबर 14 एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। फ्रेंड, इट इज मिनिमम 20 लाख रुपीज, कम से कम 20 लाख रुपया वो लोन एलिजिबल होंगे फॉर रिकवरी अंडर DRT एक्ट। तो चलिए आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। इस तरह की और कई क्लासेस हम होल्ड करने वाले हैं, तो सभी क्लासेस को वॉच करके बेनिफिट लीजिए। तो चलें अब इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।